बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने क्लास 12 फ़िज़िक्स हमारे पास जो पेक्टा की न्यू बुक आई है उसका आज हमने चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम हमारे पास है थर्मल फ़िज़िक्स। थर्मल फिज़िक्स के आज हम कंप्लीट इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ बातें करना चाहती हूँ आपसे। पहले ये कि आपको पता है कि आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं सारे। अब आपके पास ये जो दिन है ना छुट्टियों के, जब तक आपकी सेकेंड ईयर की क्लासेस कॉलेज में शुरू नहीं हो रही तब तक के लिए आपके पास ये गोल्डन टाइम है। अगर आप अपनी कॉलेज जाने से पहले पहले अपने पहले 5 चैप्टर या हाफ बुक या कुछ चैप्टर भी अगर कर जाते हैं ना, तो आप जब कॉलेज स्टार्ट होएगा आपका, जब आपकी क्लास कॉलेज में रेगुलर क्लासेस होएंगी ना, तो आपको अगर आपने ये पढ़ा होएगा तो आपको वहाँ पे कॉलेज में बहुत आसानी हो जाएगी। सही है, तो इसलिए अब आज से ही जो है ये चैप्टर अपना जो है वो कंप्लीट पढ़ना शुरू कर दें। तो चैप्टर नंबर 13 अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो है वो सारे जो है फार्मूलाज़ के बारे में बता दूँगी और बता दूँगी कि मतलब किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी, इस चैप्टर के अंदर से टॉपिक्स नहीं पढ़े, वो बगैर पढ़े यानी कोई टॉपिक्स को पढ़े बगैर भी इंशाल्लाह उनको ये न्यूमेरिकल्स की कंप्लीट समझ आ जाएगी। सही है, तो हम ना यहाँ पे ना सबसे पहले फार्मूलाज़ की बात करते हैं। फार्मूलाज़ में ना हमारे पास ना टोटल ये तकरीबन आलमोस्ट 6 फार्मूलाज़ आपको याद करने होंगे। तो इसके मैं लिखा हुआ सबसे पहले मैंने फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है VRMS। VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। R मैनी रूट, ये M मीन्स और S मैनी स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर, ये V मीन्स है वेलोसिटी, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ना वो हमारे पास इक्वल होती है, उसका फार्मूला हमारे पास होता है 3P/ρ। ये जो P है ना ये हमारे पास है प्रेशर, ये जो ρ है ना ये होता है डेंसिटी। जब हमारे पास गिवन डाटा में ना प्रेशर और डेंसिटी गिवन होगी ना, तो यहाँ पे वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, VRMS इज इक्वल है √3P/ρ। इस तरफ अब दूसरा जो फार्मूला है वो हमारे पास है प्रेशर होना गैस पर जो प्रेशर होता है ना वो हमारे पास, कोई भी गैस है हमारे पास उस पर ना जो प्रेशर होता है ना वो हमारे पास इक्वल होता है 1/3 VRMS का स्क्वायर। जो ये रो है ना ये है डेंसिटी और VRMS आपको पता है क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है। तीसरा फार्मूला हमारे पास है रिलेशन है। ये हमारे पास ना रिलेशन है, इसके दरमियान रिलेशन है, ये हमारे पास है वेलोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है। तो V2/V1 जो है ना वो हमारे पास इक्वल होता है √T2/T1। ये आपने ये वाला फार्मूला याद कर लेना है। और हमारे पास है ना अब ये है चौथा फार्मूला, ये V जो है ना हमने याद रखना, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन है ये, ठीक है। आइडियल गैस लॉ जो है ना वो हमारे पास होता है यहाँ पे P इज इक्वल है N/V KBT। KB हमारे पास क्या है, बोल्टमैन कांस्टेंट है, और ये T जो टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना आइडियल गैस लॉ है। ये आइडियल गैस लॉ हमारे पास ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, ठीक है। और ना एक और हमारे पास VRMS की वैल्यू है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल है 3KBT/m। ये वाला फार्मूला हम अब यूज़ करेंगे, यानी कि एक ये वाला ये भी VRMS का फार्मूला है और ये भी VRMS का फार्मूला है। ये अब यूज़ करेंगे जब हमारे पास प्रेशर और डेंसिटी गिवन होगी, और ये वाला फार्मूला हम अब यूज़ करेंगे जब हमारे पास टेम्परेचर गिवन होएगा। सही है। अब लास्ट फार्मूला हमारे पास है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो न्यूटन लॉ है ना, यानी कि जो फोर्स होती है F, ग्रेविटेशन फोर्स वो इक्वल होती है G कैपिटल M स्मॉल m/r का स्क्वायर। तो ये लास्ट फार्मूला ना आपने ये सारे फार्मूले यहाँ पे ना अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। अब हमने पहला न्यूमेरिकल करती है सोल्व। पहला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स हमारे पास, मैं स्टेटमेंट पढ़ती हूँ आपके साथ। पहले न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फाइंड करनी है एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ना वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन एट STP, यानी कि हमारे पास जो है ना हाइड्रोजन की डेंसिटी वो हमें गिवन है 8.957 × 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ द मरकरी भी हमें गिवन है, वो हमारे पास 13600 यानी कि 13 × 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन G की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
सही है। अब तो हम ना इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के लिए आपने लिखना है गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें क्या की वैल्यू गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गिवन है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। और आपको पता है ये हाइड्रोजन की डेंसिटी है ना, तो आपने ना इस रो के ना साथ छोटा सा एज डाल देना है। ये जो एज है ये हाइड्रोजन को डिनोट करेगा। वो हमारे पास इक्वल आ गया 8.957 मल्टीप्लाई 10⁻² किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह हमें और गिवन है, यहाँ पे हमें क्या गिवन थी, डेंसिटी ऑफ द मरकरी गिवन है। देखिए ना, डेंसिटी ऑफ द मरकरी हमें गिवन थी, तो हम इसको भी लिख देते हैं। डेंसिटी ऑफ द मरकरी जो है वो हमारे पास इक्वल आ गई है रो एच जी जो ना ये मरकरी का सिंबल होता है, वो हमारे पास इक्वल है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू गिवन है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट हमारे पास ना यहाँ पे ना उसने ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का है, तो आपको ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर हम बोले ना कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है ना वो हमारे पास इक्वल होता है 0 डिग्री हमारे पास होता है। यानी कि सेल्सियस स्केल के ऊपर ना जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है ना वो हमारे पास होती है 0 डिग्री। और इसी को अगर हम कैल्विन में करें तो कैल्विन में इसकी वैल्यू होती है 273 कैल्विन होती है। तो ये ना आपको पता होनी चाहिए, सही है, इसकी वैल्यू। अब हमें ना स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हमारे पास वैल्यू होती है, आपको ये भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए, हमारे पास होती है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। ये वैल्यू हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए, 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। हमने फाइंड का करना है, हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वैल्यू फाइंड करनी है। उसको हमने VRMS से डिनोट करते हैं, हमने फाइंड करनी है। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हमारा ना सोल्यूशन गिवन डाटा से शुरू हो जाता है, क्योंकि गिवन डाटा के भी नंबर होते हैं, टू फाइंड के भी नंबर होते हैं, कैलकुलेशन के भी नंबर होते हैं और आंसर के भी नंबर होते हैं, सही है। तो RMS वैल्यू वेलोसिटी यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो आपने याद कर लेना है। वो हमारे पास होती है VRMS की वैल्यू हमारे पास होती है √3p डिवाइड बाय रो एज। अब ना हम यहाँ पे जस्ट अपनी वैल्यूज केयरफुली पुट करते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है ना, हमने हाइड्रोजन की फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे रो एज जो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ना अपनी वैल्यूज पुट करनी है। VRMS इज इक्वल है √3 प्रेशर की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू गिवन है। तो ये वाला 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵, तो आप यहाँ पुट कर दें 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵। सही है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, डिवाइडेड बाय, और हमारे पास रो एज की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8.95, पुट कर दें 8.957 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो ये हमारे पास आ गई है डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन। अब आपने ना कैलकुलेटर के ऊपर ना 3 को मल्टीप्लाई करना है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵ के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा √ ऐसे कैसे 303,000 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय आपने 8.957 को ना मल्टीप्लाई करना है 10⁻² के साथ, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0.08957। अब आपने 303,000 को ना डिवाइड करना है 0.08957 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे ना कैलकुलेटर के ऊपर ही आ जाएगा 3 बड़ी सी वैल्यू आएगी 33,829.072। मैं सब जितना भी कैलकुलेटर की वैल्यू है ना सारी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आपने ना इसका ले लेना √, जो आपके पास कैलकुलेटर में जो वैल्यू आएगी ना उसका लिख लेना √, लगा के तो आंसर। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 1839.2। ये हमारे पास वैल्यू आई है कैलकुलेटर के ऊपर, आपके ऊपर भी यही इंशाल्लाह आएगी। तो ये हमारे पास आ गई VRMS की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आपने ना पॉइंट को उठा के ना ये वाला फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के अंदर लेकर आना है, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये 1.893 हो गया। मल्टीप्लाई कितने डिजिट चले हैं आप 1 2 3 डिजिट चले हैं तो 10⁻³ हो जाएगा। तो इसको ना 1.8 है ना, ये हमारे पास है 3 के बाद ना आ गया 9, तो आप एक बढ़ा दें, इसको आप लिख दें 4 कर दें, यानी कि 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻³। ये 4 का मतलब है कि इसके आगे जितनी भी डिजिट है ना वो सारे आ जाएंगे। तो हमारे पास ये आ गई है VRMS वैल्यू, यानी कि हाइड्रोजन की जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है ना वो ये है 1.84 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यही हमने फाइंड करनी थी। तो आई होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है। जब आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 सोल्व किया है ना, तो आपने देखा है कि अच्छा यहाँ पे जो हमारी वैल्यू में हमारे पास ना प्रेशर भी यूज़ हुआ है और रो एज भी यूज़ हुआ है। तो फिर आपको यहाँ पे आ सकती है ये वाली दिमाग में बात, यहाँ पे जी की तो यूज़ हुआ ही नहीं है और रो GH भी यूज़ नहीं हुआ, फिर क्यों दिया उसने, देने का मकसद क्या था।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ना अपने ना न्यूमेरिकल को ना जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, जितना आसान हो सकता है उस तरह सोल्व करना है। ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर जितना भी गिवन डाटा सारे का सारा यूज़ हो गई ही हमारे पास वैल्यू आई, नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे कि अगर ये वैल्यूज़ यूज़ नहीं ना हो रही तो ये भी कोई बात नहीं है, मतलब नो इशू, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये वाली वैल्यू भी यूज़ होनी चाहिए। वो एग्जामिनर बाज़ औकात ना गिवन डाटा में हमें ज़्यादा वैल्यू देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज भी होए ना। लेकिन देखिए ज़रा, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, हमारे पास जो RMS की वैल्यू हमने निकाली है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ किसको यूज़ करके निकाली है, प्रेशर और डेंसिटी को, यानी कि डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन को यूज़ करके निकाली है। तो फिर इन वैल्यू का क्या मकसद था? इन वैल्यू का मकसद हमारे पास ये था कि मैंने आपको बताया, एक तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए गिवन डाटा में हमारे पास ज़्यादा वैल्यू देता है। दूसरा ये है कि ना देखिए, हमने यहाँ पे जो प्रेशर की जो वैल्यू हमने जो पुट की है ना, वो हमने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू यूज़ की है, जो हमें वैल्यू ज़ुबानी याद थी। लेट्स सपोज आप पेपर में बैठे हुए हो, आपके दिमाग से स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दिमाग से निकल गई, आपको याद ही नहीं आ रहा, सही है। तो उस वाले केस में आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आपका कोई प्रेशर जो है ना वो उसकी वैल्यू हमारे पास होती है रो जी एच। और किसका प्रेशर, यहाँ पे ना हम ना मरकरी का प्रेशर, ये जो ना डेंसिटी हमने मरकरी की यूज़ करेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास रो जी एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 × 600, और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8। और यहाँ पे भी अब हमें ना डेंसिटी और ये हाइट ऑफ द मरकरी पता होनी चाहिए। तो हाइट ऑफ द मरकरी जो होती है ना, हमारे पास स्टैंडर्ड हाइट जो होती है ना मरकरी की, वो हमारे पास होती है 0.72 होती है, 0.72। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हाइट जो है ना मरकरी 0.72 होती है। जब आप इस सारी वैल्यूज को पुट करोगे ना, तब भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.01 मल्टीप्लाई 10⁵5, ये हमारे पास आएगी। तो ये उस केस में है। देखिए अब यहाँ पे भी, अब बंदा यहाँ पे हाइट भी फाइंड कर याद करे, तो उससे अच्छा भी इतना नहीं है कि आप इसको छोड़ के आप डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ जो है वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो पुट कर दी, सही है। तो अपने न्यूमेरिकल्स को सिंप्लीफाई रखना है, आसान रखना है। जितना आसान होएगा उतना ही आपको समझने में, करने में आसानी होएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 13.2 है, डिटर्मिन द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस। हमने ऑक्सीजन गैस का प्रेशर फाइंड करना है एट 0 डिग्री पर, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज़, और उसी ऑक्सीजन की हमें डेंसिटी गिवन है। डिटर्मिन द प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस, हमने ऑक्सीजन गैस का प्रेशर फाइंड करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन इज़ 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उसी ऑक्सीजन गैस की हमें जो है वो डेंसिटी गिवन है एट STD यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, एंड RMS स्पीड, और जो है उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो हमें गिवन है 456.4 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स हम गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है सोल्यूशन के बाद हमने लिखना है गिवन डाटा में हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर, आपको पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये भी पता है कि ये जो सेल्सियस में है, और अगर हमने केल्विन में करना हो तो क्या करना होता है, वो हमारे पास होता है 273 केल्विन, यानी कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है ना वो डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री, और केल्विन में होता है 273 केल्विन होता है। डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन, अब यहाँ पे डेंसिटी गिवन है ऑक्सीजन की, वो हमारे पास है 144। तो आप लिखते हैं डेंसिटी ऑफ द ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं रो से। तो आप यहाँ लिखते हैं रो इज इक्वल है 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमें क्या गिवन है RMS स्पीड गिवन है। तो आप लिखते हैं RMS स्पीड यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जो हम इसको डिनोट करते हैं VRMS से, वो हमारे पास गिवन है 456 यानी कि 456.4। तो मैंने यहाँ पे लिख दी 456.4 मीटर पर सेकंड, सही है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस का हमने प्रेशर फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए आप हमें लिखोगे प्रेशर ऑफ द गैस का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। अब जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, 1/3 रो की वैल्यू आपके पास गिवन है मैं आप लिख लूँगी 1.44 ब्रैकेट क्लोज, और VRMS की वैल्यू हमें गिवन है 456.4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे ना आपने सबसे पहले 456.4 का स्क्वायर लेना है। जब आप 456.4 का स्क्वायर लोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर के ऊपर 20
8300.96। मैंने पूरी वैल्यू लिख ली है ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ छोड़ा कुछ नहीं लिखा, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना 1/3 स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे कैसे, 1.44 भी ऐसे कैसे। अब ना क्या करना है आपने, ध्यान से देखना, ध्यान से। अब आपने ना ताकि अगर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आए, अब हमने इसका तो स्क्वायर लेकर लिख लिया यहाँ पे। अब आपने ना पहले 1.44 को कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है, उसको डिवाइड करना है 3 के साथ। मीन्स यानी कि आपने 1.44 को डिवाइड करना है 3 के साथ। जब आप इसको 1.44 को 3 के साथ डिवाइड करोगे ना तो कैलकुलेटर पे आपके पास वैल्यू आएगी 0.48 आएगा, 0.48। अब आपने 0.48 को ना मल्टीप्लाई करना है 208,300.96 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट्स, अब आप 0.48 को मल्टीप्लाई करोगे ना 208,300.96 के साथ, तो आपके पास ना यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास आएगा 99984.4608। ये इतनी बड़ी वैल्यू आएगी, सही है। अब ना हमने ना पॉइंट को ना लेकर आना है फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद लेकर आना है। हमने पॉइंट को उठा के ना, पॉइंट को उठा के हमने कहाँ पे लेकर आना है, हमने पॉइंट को उठा के लेकर आना है 1 2 3 4 5 फर्स्ट ये वाला ना यहाँ पे लेकर आना है फर्स्ट नंबर पे, यानी कि स्टार्ट पे लेकर आना है। ये 9 ही है, ठीक है, 9 यानी कि फर्स्ट नंबर पे लेकर आना है, सबसे फर्स्ट नंबर पे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.999 मल्टीप्लाई कितनी डिजिट चलेगा, आप 1 2 3 4 5 डिजिट चलेगा, अब लिख दो 10 की पावर 5, सही है। ये हमारे पास प्रेशर है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि 0.99 जो होता है 0.999 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 नहीं है ना, 1 नहीं है ना। ये आप लिख दो आपका 0.999 है, तो जैसे कि आपको 99.99 है तो वो 100% ही कंसिडर होता है ना। लेकिन 99.99 हो तो वो किसके कंसिडर होता है, वो 100% ही कंसिडर होता है। इस तरह अगर 0.99 है तो वो 1 ही कंसिडर होएगा। तो आप यहाँ लिख दो कि 1.0, सही है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। और आपको पता है कि हमारे पास प्रेशर यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया, मतलब ये कि उस हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर होएगा ना वो हमारे पास होगा 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आई होप सो आप इसको न्यूटन में इसमें भी लिख सकते हो, आप इसको पास्कल में भी लिख सकते हो, यानी कि आपको पता है प्रेशर का यूनिट पास्कल भी होता है 10 की पावर 5, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ना वो पास्कल भी होता है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। तो आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 13.3 हमारे पास, एट व्हाट टेम्परेचर will the RMS speed of the molecule of the gas be 3 times its value at STP। अच्छा, अभी क्या कहा गया है कि अब टेम्परेचर बताएं, क्या टेम्परेचर होगा जब हमारे पास RMS स्पीड जो है ना वो भी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की जो है वो पहले की निस्बत 3 टाइम बढ़ जाए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। कह रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर टेम्परेचर क्या होगा अगर उस गैस मॉलिक्यूल की स्पीड पहले की निस्बत 3 टाइम ज़्यादा बढ़ जाए। हमने वो टेम्परेचर फाइंड करना है, किस टेम्परेचर पर एक गैस की जो RMS स्पीड है वो 3 टाइम ज़्यादा बढ़ जाती है। वो जो टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर पर हमने उसको रखा हुआ है गैस को। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है, केयरफुली। हमारे पास ना आप लिखोगे सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन है एट STP। आपको पता है कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है ना, इनिशियल टेम्परेचर को हम T1 से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और उसी की वैल्यू केल्विन पे होती है 273 केल्विन, जो हमने पीछे भी पढ़ी है, सही है। और इनिशियल RMS स्पीड जो होती है ना, इनिशियल अब हमें नहीं पता कि उस गैस मॉलिक्यूल की इनिशियल क्या है, तो हमने इसको V1 से लिख लिया, लेट कर लिया कि लेट सपोज उसकी जो इनिशियल जो है ना वो RMS स्पीड है ना वो हमारे पास है V1 के बराबर है। तो फाइनल जो उसने बताया ना कि फाइनल क्या होएगी, वो होएगी 3V1, यानी कि फाइनल RMS स्पीड जो है ना वो V2 से हम उसको डिनोट करेंगे। वो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 3V1, यानी कि पहले वाली RMS स्पीड की निस्बत 3 टाइम बढ़ गई है तो 3V1 होएगी। हमने फाइंड करना, हमें फाइनल टेम्परेचर जो है ना फाइंड करना है, T2 हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए ना
आपको ना यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का ना टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो वो हमारे पास ये, जैसा हमको पहले फॉर्मूले बताया कि VRMS जो है ना वो हमारे पास इक्वल होता है 3kBT डिवाइड बाई m। अब आपने यहाँ पे देखना है ये यानी कि ये जो VRMS है ना ये हमारे पास ना इसका रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर का। कोई मैथ्स भी कॉन्स्टेंट होता है, KB भी कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे 3 भी कॉन्स्टेंट है। तो ये जो VRMS है ना यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड या वेलोसिटी वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के। तो यहाँ से फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है V2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल है T2 डिवाइड बाई T1। यानी कि आपने ना सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है, सही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कैलकुलेशन में ना, कैलकुलेशन करोगे आप, कैलकुलेशन करने के लिए आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिखोगे। आप लिखोगे V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल है अंडर रूट T2 डिवाइड बाई T1 और ऊपर अंडर रूट आ गया सबका। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। V2 की हमारे पास वैल्यू है 3V1 के बराबर है, तो मैं V2 की जगह पुट कर दूँगी 3V1। वैल्यूज पुट करने लगी हूँ केयरफुली। 3V1 डिवाइडेड बाई V1 हमारे पास जो है वो V1 नहीं रहेगा, इज इक्वल आ गया अंडर रूट T2 हमने फाइंड करना है हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। और T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 273 है। तो क्या पता है टेम्परेचर का हमारे पास ऐसा यूनिट कैल्विन में होता है ना, चलो हम यहाँ पे कैल्विन में यूज़ करेंगे। आप लिख देंगे यहाँ पे 273। अब स्टूडेंट्स ये वाला V1 इस V1 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 3 जो है वो इक्वल आ गया अंडर रूट T2 डिवाइड बाई 273। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो हमने फाइंड करना है वो है T2। अब इस T2 जब अंडर रूट के अंदर पड़ा हुआ है तो हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है। तो अंडर रूट को ख़त्म करने में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेंगे हम, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा T2 डिवाइड बाई 273 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही हो गया। तो ये वाला स्क्वायर इस नोट से कैंसिल हो जाएगा। अब हम मज़ीद आगे कैलकुलेशन करते हैं। आप यहाँ पे लिखोगे 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9, वो इक्वल आ गया T2 डिवाइड बाई 273। अब T2 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये हमने फाइंड करना है। 9 ये 273 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो रहा है ना, जब इक्वल की साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 273 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास इक्वल आ जाएगी, 273 को हमने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2457 कैल्विन में ये आया है। लेकिन हमें गिवन डाटा में ना कैल्विन में सेल्सियस में ना गिवन था, तो हम इसको ना कैल्विन को ना हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। आज हम करेंगे कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में करेंगे। तो क्या करोगे आप 2457 में से माइनस कर दोगे 273 को, तो हमारे पास एक डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी। तो T2 का जो टेम्परेचर है ना वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2184। जब आप 2457 को माइनस करोगे 273 से तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2184 डिग्री सेल्सियस, और यही हमारा टेम्परेचर है। यानी कि इतना टेम्परेचर जो है वो इस टेम्परेचर पर उस गैस मॉलिक्यूल की जो है ना 3 टाइम्स जो है ना VRMS वैल्यू बढ़ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स 13.4 हमारे पास है। इफ़ अ गैस इज़ एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारे पास एक गैस है, वो गैस अगर इतने टेम्परेचर पर है एंड द प्रेशर, उसका जो प्रेशर है वो है 5 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हैविंग द वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर, तो हमने उसका ना नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर हमने फाइंड करना है। वेयर बोल्टमैन कांस्टेंट इज, और बोल्टमैन कांस्टेंट के हमें वैल्यू गिवन है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जूल पर कैल्विन। ये वैल्यू आपको ज़माने भी याद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे करती हैं, गिवन ना डाटा में ये सारी चीज़ें लिखते हैं। गिवन डाटा में ना सबसे पहली चीज़ें हमें क्या गिवन है, मैं ना इसको आपके सामने ही रखती हूँ, इसको देख के ना आपने होना है, सही है। आप लिखोगे सबसे पहले सोल्यूशन करने का आप गिवन डाटा लिखोगे। गिवन डाटा में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास का गिवन है 80 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को हम T से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि हमने तो हमारे पास जो टेम्परेचर का ऐसे यूनिट होता है वो होता है कैल्विन। तो हम ना 80 के अंदर प्लस कर देंगे 273, तो ये कैल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 80 + 273 हमारे पास इक्वल होता है 353 कैल्विन पे। अब अपने प्रेशर जो है ना वो हमें गिवन है, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास गिवन है। प्रेशर को हम P से
डिनोट करते हैं वो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम को हम वी से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास है 1 मीटर क्यूब। उसके बाद हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम KB से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल को हम कैपिटल N से, और ये जो पर है इसका मतलब होता है बटा, ये बाय डिवाइड, मतलब डिवाइडेड बाय क्या, क्यूबिक मीटर कहते हैं वॉल्यूम को, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर से मुराद है एंड डिवाइड बाय V, ये हमने फाइंड करना है। तो जरूर कैलकुलेशन करती हैं। कैलकुलेशन करने के लिए ना हमें ना यहाँ पे ना आइडियल गैस लॉ लगाना है। तो आइडियल गैस लॉ जो होता है ना ये हमारे पास है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो आइडियल गैस होता है ना वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है P = N डिवाइड बाई V KBT। हमने यहाँ से N/V फाइंड करना है ना, ये देखें ज़रा, यहाँ से हमने ये फाइंड करना है N/V। तो ऐसे करते हैं N/V को नाम हम रखते हैं अपनी इसकी जगह पे, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे N डिवाइड बाई V को अपनी जगह पे, कि ये जो प्रेशर है ना ये अपनी जगह पे। अब ये जो KBT है ना इसको इक्वल कोई साइड पे लेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा KBT, यानी कि N/V जो है ना N/V वो हमारे पास उसका फार्मूला इक्वल आ गया है P डिवाइड बाई KBT। अब स्टूडेंट हमने ना यहाँ पे सिर्फ इस फार्मूले पर वैल्यूज पुट करनी है, तो आप केयरफुली वैल्यूज पुट करें। N/V जो हमने फाइंड करना है ये तो ऐसे कैसे रहेगा, डिवाइड बाय प्रेशर जो है ना उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास की वैल्यू गिवन है प्रेशर की 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10, ये 5 लिखा है मैंने, सही है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। और अब फार्मूले में और क्या है, फार्मूले में हमारे पास है KB की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23। और उसके बाद है टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास क्या है 353 है, 353। तो यहाँ पे लिख पुट कर दे 3 पहले 3 आएगा, 353 डिवाइड, ये ऐसे आगे, सही है। अब हमने ना कैलकुलेटर के ऊपर ना सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ना 1.38 मल्टीप्लाई 10 के बाद -23 को ना मल्टीप्लाई कराना है 353 के साथ। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारे पास ना यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाला तो ऐसे कैसे ना 5 मल्टीप्लाई 10 के बाद -10। पहले हमने नीचे वाले दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4.8714 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21। तो आपने ना 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 को डिवाइड करना है 4.8714 मल्टीप्लाई 10 की पावर -21 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे ना N/V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.026 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ना हम ना इसको ना क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। 1.2 के बाद 6 है ना, 6 5 से बड़ी वैल्यू है तो हम इसको लिख देंगे 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। और हमारे पास इसका यूनिट होता है मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, यानी कि N/V का हमारे पास ये होता है फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया आंसर, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर हमारे पास इक्वल आ गया 1.03 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। आई होप सो कि आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास ना है न्यूमेरिकल सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है 13.3 है हमारे पास। द टेम्परेचर एंड द प्रेशर इन अ सन्स एटमोसफियर आर 2.00 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 केल्विन। हमें कहा गया है कि ना हमारे पास जो टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है सन एटमॉस्फेयर पर एंड प्रेशर, उसकी प्रेशर वाली वैल्यू हमारे रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि अगर पहले टेम्परेचर है ना तो टेम्परेचर की पहले वाली वैल्यू टेम्परेचर की होगी, अगर दूसरे नंबर पे प्रेशर है तो प्रेशर की वैल्यू दूसरे नंबर वाली होगी, यानी कि तरतीब के लिहाज से पहले वाली दूसरी वाली। करेक्ट कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की RMS स्पीड वैल्यू फाइंड करनी है, मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और हमें मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू गिवन है 9.11 मल्टीप्लाई 9.11 मल्टीप्लाई 10 के पावर -31 किलोग्राम। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि ना सन एटमॉस्फेयर, सन के ऊपर जो टेम्परेचर जो प्रेशर की वैल्यू ना वो हमें गिवन है, और हमें कहा गया है कि हमने ना उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ना RMS स्पीड फाइंड करनी है और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का हमें मैस गिवन है। अब ना यहाँ पे ना
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ना जो सन होता है ना, सन के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्शन होता है, सही है। न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्शन होता है तो ना न्यूक्लियर फ्यूल रिएक्शन के मतलब बीटा डिके होता है। बीटा डिके में हमारे पास जो पॉजिट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो बहुत फास्टली स्पीड के साथ ना निकलती हैं इस रिएक्शन में ना, फ्यूजन रिएक्शन के दौरान। अब जो होती है ना इलेक्ट्रॉन्स जो ज़मीन की सरफेस से निकल रही होती है ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो ज़मीन की जो उसकी सूरज की सरफेस से जो निकल होते हैं ना, हमने उन इलेक्ट्रॉन्स की RMS वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा, सोल्यूशन लिखोगे सबसे पहले गिवन डाटा लिखोगे। गिवन डाटा में हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर हमारे पास इक्वल है 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ केल्विन, सही है। उसके बाद प्रेशर हमें गिवन है, प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.030 पास्कल। मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है, जिसको हमने स्मॉल m से डिनोट किया, वो हमारे पास है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। और बोल्टमैन कांस्टेंट वैल्यू यूज़ होएगी ना इसके अंदर, क्योंकि ना जो RMS वैल्यू होती है ना, मैं आपने फाइंड में हमने फाइंड करना हमने RMS स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन की ना RMS स्पीड फाइंड करनी है, तो उसको हम VRMS से डिनोट करते हैं। कैलकुलेशन करने का आपको फॉर्मूला पता है, वो VRMS की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है 3 kBT/m। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कीमत था ना, तो इसलिए यहाँ पे भी टेम्परेचर की फॉर्म वाला जो है वो RMS की वैल्यू पुट होएगी, यानी कि VRMS इज इक्वल होएगा √3 kBT/m, जिससे मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में बताया ना फॉर्मूलाज में। तो जब टेम्परेचर गिवन होगा तब ये वाली होएगी, और जो फर्स्ट वाला जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में जो RMS की वैल्यू पुट की थी ना पुट, वो पुट होएगी जब हमारे पास प्रेशर और डेंसिटी गिवन होएगी, सही है। अब यहाँ पे K भी आया ना, तो बोल्टमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, वो हमारे पास होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। अब हम ना यहाँ पे ना वैल्यूज़ पुट करते हैं, सही है। तो केयरफुली आपने ध्यान से वैल्यूज़ पुट करें, तो पुट करते हैं, ये ले लीजिए 3 ऐसे आ गया, KB के वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23, सही है। ब्रैकेट क्लोज कर दी। और टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास है 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, तो आप पुट कर दो 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁶, और ब्रैकेट क्लोज कर दी, सही है, डिवाइडेड बाई m। मैथ्स की वैल्यू हमारे पास है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31, सही है। तो अब ना स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेटर हाथों में पकड़ लिया, आप जिस तरह मैं कह रही हूँ उस तरह आपने करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इन दोनों को 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 को मल्टीप्लाई करना है 2.00 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ के साथ। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे ना, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, सही है। पहले इन ब्रैकेट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, जब जो आंसर आएगा उसको फिर आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया ना, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू आई है 8.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻17 वैल्यू आई है, डिवाइडेड बाई ये 9.11 मैं भी ऐसे फिलहाल लिख देती हूँ 10⁻⁻31। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कर लेती हूँ, सही है। तो ना यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जब हमने ना 8.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻17 को डिवाइड किया 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 के साथ, तो मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू आई है कैलकुलेटर के ऊपर 9.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 आई है, सही है। जो वैल्यू आई है ना, अब आपने इसका लेना है ना अंडर रूट। जब अंडर रूट लिया तो मेरे पास आई है 9 स्टूडेंट यहाँ पे ना ऊपर 10 की पावर मेरे पास आया, 10 की पावर आया मेरे पास 10 की पावर 13 आया स्टूडेंट 10 की पावर 13 आया, सही है। केयरफुली 10 की पावर क्या है 13, 10 की पावर 13 मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, 10 की पावर 13 आई है यहाँ पे, सही है। 9.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13। आपने इसका अंडर रूट ले लेना है, तो अंडर रूट लेने जब मैंने लिया तो मेरे पास वैल्यू आई है 95,33579.2 आई है वैल्यू। तो यहाँ पे आपने लिखना है VRMS जो है ना वो मेरे पास इक्वल आ गया। हमने ना अब यहाँ से पॉइंट को उठाना है, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद यहाँ पे लेकर आना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9.53, कितनी डिजिट चली हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट चली हैं, तो 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट इसको ना राउंड ऑफ कर लें आप,
9.53 है ना, तो आप 5 की जगह क्या लिख दें हम, आप लिख दें 9.5 ही लिख दें, क्योंकि 3 है ना, 3 तो अब 5 से छोटा है, तो 9.5 ही लिख लें जस्ट। 9.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि ये हमारे पास उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की RMS वैल्यू है। सही है, तो अल्लाह करे आपको समझ में आ गया हो। लास्ट न्यूमेरिकल 13.6 30.6 में कहा गया आ स्टार हैज़ अ मास इनक्लोज्ड विद इन अ रेडियस आर इक्वल टू द 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 किलोग्राम। एक स्टार है, उस स्टार का हमें मास गिवन है और डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी जो है ना वो हमारे पास है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड रेडियस, और हमें उसी का रेडियस गिवन है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशन फोर्स इनसाइड द स्टार। अब स्टार के अंदर लेट्स सपोज मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट होएगा, कोई भी चीज़ होएगी, ठीक है, कोई भी जो है वो आप कह लें, कुछ भी कह लें, कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस स्टार के अंदर जो भी वही इनसाइड उसके अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना, उस पर लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। सही है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले सोल्यूशन करने के लिए हम लिखेंगे गिवन डाटा में हमारे पास आ गया मास ऑफ द स्टार। अब स्टूडेंट्स मास ऑफ द स्टार देखिए 10 के ऊपर 30 है, यानी कि 10 कितने 2 के बाद 0 जो है वो 30 दफ़ा 0, इतना बड़ा मास है स्टार का। तो हमने ना उसको कैपिटल M से डिनोट कर दिया, बड़ा है ना, तो हम कहते हैं चलो कैपिटल M से लिख देते हैं। मास ऑफ द स्टार इसको हमने कैपिटल M से डिनोट किया, उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.0 मल्टीप्लाई 10 के पावर 30 किलोग्राम। और डेंसिटी ऑफ द स्टार, उसी स्टार की जो डेंसिटी है ना उसको हमने रो से डिनोट किया, वो हमारे पास है 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। रेडियस ऑफ द स्टार, उसी स्टार का जो रेडियस गिवन है वो हमने इसको R से डिनोट किया, स्मॉल r से, वो हमारे पास 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर है। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने याद रखनी है, जिसको हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने आपको जैसे फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, F इज इक्वल है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई R का स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये फोर्स से फाइंड करनी है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन टेस्ट मास M। अब उस जो स्टार के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना, जो टेस्ट मास है उसका, उस पर लगने वाली जो ग्रेविटेशन फोर्स है ना, हमने वो फाइंड करनी है साइड द स्टार। स्टार के अंदर जो एक टेस्ट मास है, हमने उस पर लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करनी है, F फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमें आता है, फार्मूले में जो कैपिटल M है ना, अगर मैं इसी कैपिटल M की जगह ये वाला जो मास ऑफ द स्टार जब मैं वैल्यू पुट करती हूँ ना, तो उससे आंसर नहीं सही आता। तो इसका मतलब है हमने फिर ना यहाँ पे ना फर्स्टली फाइंड द कैलकुलेटेड मास बेस्ड ऑन द डेंसिटी के बेस्ड पर हम ना मास फाइंड करेंगे। अब डेंसिटी के बेस पर जो है मास निकालने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ना, अब जो होता है ना हमारे पास स्टार की शेप क्या होती है, स्फीयर होता है हमारे पास स्फीयर। जिस तरह फुटबॉल का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, फुटबॉल को अगर आप काटो तो ऐसे करके जो दो निकलते हैं ना हिस्सा अंदर से गोल होता है, उसको कहते हैं स्फीयर। तो हमारे पास ना जो होता है ना वॉल्यूम, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना, वो हमारे पास आपने ही पढ़ा है, वो हमारे पास होता है 4.3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास होता है किसका वॉल्यूम होता है, स्फीयर का फार्मूला, स्फीयर का ना वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ना मेरे को क्या बोला, हमने मास फाइंड करना है ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी के फॉर्म में। तो डेंसिटी हमको पता है, डेंसिटी इज इक्वल होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है ना डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को वहाँ पे ले जाऊँ, डेंसिटी को यहाँ पे ले आऊँ, तो वॉल्यूम मेरे पास इक्वल आ जाएगा मास पर डेंसिटी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी जगह पे, इस V की जगह पे ये रख दूँ, यानी कि वॉल्यूम की जगह पे रख दूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट डेंसिटी इज इक्वल आ गया ये वाला ऐसे 4/3 पाई आर क्यूब। स्टूडेंट्स मैंने इस वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट की है मास पर डेंसिटी, मास पर रो इज इक्वल है 4/3 पाई। यहाँ से जो M है वो इक्वल आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो डेंसिटी है यहाँ पे आ जाए, वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी निकाला ना आपके पास, ये वाला, इस फार्मूले को यूज़ करके हम मास निकालेंगे, फिर इस मास को पुट करेंगे इसमें ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन की इस ग्रेविटेशन लॉ पे। तो यहाँ पे हमारे पास M इज इक्वल आ गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। इसी को फार्मूले को यहाँ पे ना मास के लिए वाला फार्मूला हम पुट करेंगे, जो ये डेंसिटी और वॉल्यूम का। तो मास इज इक्वल आ गया 4/3, पाई की वैल्यू को पता होती है 3.14
मल्टीप्लाई और आर की वैल्यू हमें गिवन है, वो क्या 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, हमने लिख दिया 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ऊपर क्या क्यूब है, और डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1500, तो 1500 लिख दिया। अब कैलकुलेट आपने कैसे करना है, सबसे पहले हमने 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का क्यूब ले लेना है, जो आंसर आएगा ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1500 के साथ, 1500 के साथ जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, जो आंसर आएगा उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, जो आंसर आएगा फिर आपने इसको डिवाइड करना है 3 के साथ। क्या करना है, सबसे पहले क्यूब लेना है इस वैल्यू का, उसको मल्टीप्लाई करना है 1500 के साथ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, कैलकुलेटर के ऊपर सारी चीज़ें करनी है, डिवाइड करना है, सबसे लास्ट पर डिवाइड करना है 3 के साथ। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.15404 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। अब सुनिए देखिए यहाँ पे 2.0 था ना, तो बाकी यहाँ पे 10 की पावर 30, 10 की पावर 30 को खास फर्क नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं ना, इससे हमारे आंसर में फ़र्क पड़ रहा है। 2.15404 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 को अब इसको हम पुट करेंगे अपने इस वाले फार्मूला के अंदर, पुट करेंगे यहाँ पे F इज इक्वल आ गया GMM डिवाइड बाई R का स्केयर। G की वैल्यू हमारे पास है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी है, और ये वाली मैथ्स की वैल्यू जो आपने अभी फाइंड की है 2.15, इसको मैं कर देती हूँ ऊपर ऐसे ताकि आपको समझ में आए इस तरह। 2.15404 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, ये जो M है ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये मास ऑफ द इलेक्ट किसका था, जो ऑब्जेक्ट का मैथ है ये, वो डिवाइड बाय R की वैल्यू पुट कर दिया 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 का स्केयर। आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले आपने ना ये जो पूरी वैल्यू ना 2.15 है, आपको कैलकुलेटर के ऊपर लिखी होगी ना 2.15404 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा ना उसको आपने जो इसका 7 का स्केयर क्या होता है 49, और 10 की पावर 8 2 = 16, उसको आपने ना जब मैंने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया ना तो मेरे पास आ गया 1.44 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 आया। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी ना 49 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 के साथ, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 293.2 न्यूटन ऑन मैस एम, यानी कि ये मेरे पास वो ग्रेविटेशन फोर्स आ गई है जो उस मैस एम पर लगेगी, वो है 2। अच्छा सुनो यहाँ पे ना क्या है, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट का आप उठा के फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के पास लेकर आए 2.9, ये 93.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी डिजिट चले, 2 डिजिट चले ना, 10 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लिख दो कि 2.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 न्यूटन। हमारे पास ना ये हमारे पास आंसर है। अब यहाँ पे इस तरह लिख रहे हैं, आप लिख रहे 2 पॉइंट ये है हमारे पास क्या है, ये है 2.94 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 न्यूटन ऑन मैस एम पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमारे पास ये है उसकी वैल्यू। सही है, तो आई होप सो आपको सारे हमारे कल अच्छे समझ में आ गए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।